exam techniques session, which is actually arranged by PAC management, especially for the students, because आपको idea है that we have already wind up all course and I expect आप लोगों ने अपना revision भी कर ली होगी और जो instructions हमने आपको during classes दी होती हैं teachers ने, might you have covered all. So now we have to move for that session where we can share some special techniques, some special problems which students might face during final exams. And before going for that, we have to be well equipped and well aware about all those problems which might you can face during your paper and before might one day before. So उन्होंने जो इस सेशन को प्लान किया है just to address those queries and problems and issues. Economics, Introduction to Economics and Finance का जो कोर्स है ये प्योर थ्योरेटिकल कोर्स है. थ्योरेटिकल कोर्स की डीलिंग और न्यूमेरिकल कोर्स की जो डीलिंग्स होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं. अब हम जब थ्योरेटिकल कोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास वो प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट के पास होने के लिए ज़रूरी होती हैं और वो प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से माइट स्टूडेंट खुदा ना खास्ता अपने पेपर को पास नहीं कर सकता, वो कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ताल्लुक कोर्स के अलावा भी है. लाइक प्लानिंग क्या होनी चाहिए आपके पेपर की, डे बिफोर प्लानिंग क्या होनी चाहिए आपकी, राइट बिफोर पेपर क्या होना चाहिए, पेपर के फर्स्ट 1 आवर में क्या होना चाहिए, पेपर का वाइंड अप कैसे करते हैं, सिलेबस की रिवीजन के लिए इन 10 डेज में कैसे करते हैं, आपके जो पेपर में थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको कैसे डील करना है, न्यूमेरिकल पोर्शन को कैसे डील करना है. तो कुछ बातें ऐसी हैं जो राइट दिस वीक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर. सो आज के सेशन में कोर्स रिवीजन नहीं हो रही. मेक योर माइंड, आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी कि सर मुझे कॉबवेब रिवाइज करवा दें, मुझे न्यूमेरिकल करवा दें, मुझे ये एमसीक्यूज करवा दें. ऑब्वियसली इस तरह की कोई फैसिलिटी इस सेशन में बाय डिफ़ॉल्ट ही नहीं है. सो मेक योर माइंड, इसमें आपके टॉपिक के हवाले से कोई बात नहीं होगी. हाँ, इम्पॉर्टेंट और लेस इम्पॉर्टेंट बेसिस पे कुछ बात हो सकती है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका कोर्स प्लान क्या है. इस वक्त तक आप लोगों को आई एक्सपेक्ट सारा जो कोर्स है वो कवर्ड है. जितना जिस बच्चे ने प्रिपेयर करना था वो कर चुका है. सबसे पहला काम तो अब आप लोगों ने ये करना है, कोई नया चैप्टर प्रिपेयर करने की कोशिश नहीं करनी. कितना भी इंपॉर्टेंट कोई बता दे, अब आपको कितनी भी इंपॉर्टेंस किसी चैप्टर की वो हाईलाइट कर दे, आई सजेस्ट कि अब आप लोगों ने कोई नया चैप्टर प्रिपेयर नहीं करना. जो चैप्टर कभी पढ़ा नहीं वो आज भी नहीं पढ़ना, अब नहीं पढ़ना उसको. अगर वो माइक्रो में है, अगर वो चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 5 में फॉल कर रहा है तो उसके लिए थोड़ी एहतियात कर लें, बिकॉज देयर इज नो चॉइस इन आई कैप. बट इफ दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 टू ऑनवर्ड चैप्टर 15 और चैप्टर आपका मिसिंग है तो ना लीव इट. इट विल नॉट हर्ट यू, इट विल नॉट हार्म यू इन एनी वे. You can skip quite easily, comfortably. You will be in very safe zone even then if आप कोई complete chapter भी ignore करते हैं. So don't bother this time कि आपने एक चैप्टर नहीं पढ़ा तो अब कहेंगे सर मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ, कुछ पढ़ लेता हूँ. हाँ, अगर वो चैप्टर 1 to 5 में है आप उसके कोई फिर मेन पॉइंट्स ज़रूर तैयार कर लें. उसके लिए आप अपने टीचर से कांटेक्ट करें. जो भी आपके टीचर्स हैं आप उनसे कांटेक्ट करें, उनसे बात करें और पूछें कि सर चैप्टर 1 to 5 में मेरा ये चैप्टर वीक है तो इसके कुछ मेजर पॉइंट्स आप मुझे बता दें, विच कैन बी टेस्टेड आई कैप ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस चैप्टर्स एंड पास्ट पेपर स्पेशली. तो माय टीचर विल बी एबल टू गाइड यू इन अ वे विच कैन बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर दीज डेज. बट चैप्टर नंबर 6 टू ऑनवर्ड आपने किसी चैप्टर को अब प्रिपेयर करने की कोशिश नहीं करनी. सेकेंड इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 15 आई कैप के क्वेश्चन बैंक में और पैट के बुक में चैप्टर वाइज जो एमसीक्यूज गिवन है, चाहे आपने चैप्टर प्रिपेयर किया है या नहीं किया, वो एमसीक्यूज जरूर प्रिपेयर करें.
सपोज आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ये मेरी बात जरा नोट कर लें प्लीज, इसको नोट करें, चैप्टर नंबर 6 टू चैप्टर नंबर 15 बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि सर मैंने चैप्टर नंबर 11 छोड़ दिया है तो क्या करूं, चॉइस में इट्स ओके, हम कहते हैं इट्स ओके, लेकिन वो ये बात भूल जाता है कि जब चैप्टर नंबर 11 का एमसीक्यू आएगा तो वो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, वो पेपर का पार्ट 1 होगा, पेपर पार्ट 1 में चॉइस नहीं होती। अब 15 एमसीक्यूज में अगर कोई एक या दो एमसीक्यूज भी उस चैप्टर के हुए तो वो आपके मिस हो जाएंगे। फिर ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर स्टूडेंट मुझसे बात करते हुए कहते हैं सर चैप्टर 10 छोड़ दो, सर चैप्टर 9 छोड़ दें, सर चैप्टर 13 को स्किप कर लें। भाई चैप्टर 14 भी स्किप हो सकता है, नो प्रॉब्लम चॉइस में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसके एमसीक्यू स्किप नहीं करें। फिर एमसीक्यूज को जरूर एक बार प्रैक्टिस करके जाएं कि अगर वहां से कोई ऐसा एमसीक्यूज आ जाता है तो वो तो फिर चॉइस में नहीं होगा। आई गेस यू गॉट इट। आप जरा चैट में अपनी यस नो और इस तरह का कोई इंटरेक्टिव मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका कोई टेक्निकल सा क्वेश्चन है रिगार्डिंग टेक्निक्स ऑफ द एग्जाम, रादर टॉपिक एंड चैप्टर एंड द कॉन्सेप्ट, उसको नहीं, बट इफ एनी क्यूरी, एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेश्चन स्पेशली कंसर्न्ड विद द टेक्निक्स ऑफ द पेपर टू हैंडल द पेपर, प्लीज यू कैन राइट इन राइट ऑप्शन प्लीज। तो एमसीक्यूज के बारे में चैप्टर 1 टू 15 आपने किसी चैप्टर के भी एमसीक्यूज स्किप नहीं करें। अब हम पेपर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। चैप्टर नंबर 1 to 5 and 6 to 15। जो चैप्टर आपका 1 to 5 ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपको आइडिया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये पार्ट 1 है आपका। लोगों का ये ख्याल है कि पेपर को पास करने वाला चैप्टर 1 to 5 सेक्शन 1 है, मैं समझता हूँ फेल करवाने वाला सेक्शन 1 to 5 है। ये बड़ी डिफरेंट बात कर रहा हूँ, अननेचुरल सी बात शो होगी आपको। आपके जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं या आपके सीनियर जो फेलोज हैं, अगर आप उनसे ये बात करेंगे तो ये बड़ी बात आपको डिफरेंट फील होगी जो मैं करने जा रहा हूँ। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बच्चे के पास और फेल का जो डिपेंडेंस है वो पार्ट 2 है, ना कि पार्ट 1। मेरी आज सारी बातों मैं इनका बड़ा होमवर्क करके आया हूँ। आज आपने इन तमाम बातों को नोट करना है और अपने इन 1 वीक जो रिमेनिंग 1 वीक है उसमें इसको बॉदर करना है। पार्ट 2 और सेक्शन 2 of the paper is a decisive section, my dears, is a decisive section, and along with MCQs, ये आपका डिसाइसिव सेक्शन होता है। आपका जो पास और फेल का मेजर पोर्शन है वो इस पर डिपेंड करता है, और हम लोग चैप्टर 1 to 5 में ही उलझे रहते हैं। चैप्टर 1 to 5 बहुत टेक्निकल एरिया है आपका, लेकिन इसमें चैप्टर नंबर 1 एंड 2 ये दो चैप्टर ऐसे हैं जिनका ज्यादा ताल्लुक थ्योरेटिकल है, ज्यादा कंसेप्चुअल है, और बच्चे सारे के सारा जो अपना एनर्जीज हैं, सारी की सारी एनर्जीज वो चैप्टर नंबर 5 पे कंज्यूम करते हैं। सारी एनर्जीज उनकी चैप्टर नंबर 5 पे होती हैं, फॉर्म बिहेवियर पे। फॉर्म बिहेवियर में नो डाउट चैप्टर भी क्वेश्चन भी मैंडेटरी है, कंपल्सरी क्वेश्चन आएगा, विदाउट चॉइस होगा, लेकिन आप ये भी देखिए कि चैप्टर 5 है कितना ज्यादा। परफेक्ट कंपटीशन से ये स्टार्ट होने वाला ऑलिगोपोली तक जाता है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इकोनॉमीज ऑफ डिस इकोनॉमी से चलने वाला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लेते हुए इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज को लेकर रेवेन्यू तक,
प्रोडक्शन फंक्शन तक, एक बहुत रिच चैप्टर है और स्टूडेंट इस चैप्टर को रिस्पॉन्सिबल समझता है अपने पास और फेल होने के लिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों ने अपना ये जो पोर्शन है दैट इज 6 to 5, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है फॉरन मेरे कहने पर, राइट। इसकी फर्दर डिवीजन है जिसमें चैप्टर नंबर 6, 7, 8 9, 10 और 11, बल्कि इसको आप 3 में कर लेंगे तो और ज्यादा कंफर्टेबल और सिक्योर होगा। 12, 13, 14। अब आप कहेंगे सर इसमें वो 15 चैप्टर तो है ही नहीं। बस यही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे शेयर कर रहा हूं मैं, और आप इसको माइंड में रखिएगा। चैप्टर 15 को आपने जब भी प्रिपेयर करना है, आपने चैप्टर 15 को माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ चैप्टर 1, 2 एंड 15 कहना है। ओके, याद रख लेना मेरी बात। आप लोगों ने 1, 2 एंड 15 कहना है। इसकी डिवीजन और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन रिवीजन के लिए आपने यही पैटर्न रखना है, 1, 2 एंड 15, then 3, 4, 5 और likewise 18, 10, 9, 10, 11 and then finally 12, 13 and 14। अब ये जो सेक्शंस हमने बनाए हैं ये बहुत डिफरेंट हैं। ये लास्ट वीक में करने वाले काम है। जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आपने रिवीजन करते वक्त चैप्टर 1, 2 और 15 को मिलाकर रिवाइज करना है, 3 और 4 को रिवाइज करना है सेपरेटली। इसमें आप 5 को भी सेपरेट करें, ये फिर डिस्टर्ब करेगा आपको। चैप्टर 5 को भी सेपरेट कर लें। अगर आप पास्ट पेपर देखें तो आपको एक आइडिया होगा कि चैप्टर 5 में से क्वेश्चन मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, लेकिन कंपल्सरी के लिए तो फिर आप 1, 2 भी देखेंगे, उसमें भी चैप्टर क्वेश्चन मस्ट होता है। 3, 4 में भी मस्ट हो जाता है, 6, 7, 8 में भी मस्ट है, 9, 10, 11 में भी श्योर है, 12, 13, 14 में भी श्योर है। तो सर ये तो चलता जाएगा ना, ये तो फिर हम सारे पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अब टेक्निक्स क्या है कि 1, 2 और 15 को जब हम सेपरेट करते हैं तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, जिसको आप जब थ्योरी प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं यार ये एक पोर्शन है। इनका मिजाज एक जैसा है, 15 का मिजाज चैप्टर 1 जैसा है, और जब 3 और 4 पे जाते हैं तो 3 और 4 का मिजाज एक जैसा है, डिमांड से और कंज्यूमर बिहेवियर एक जैसा चल रहा है। चैप्टर 5 का मिजाज टोटली डिफरेंट है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे है, वो फर्म रेवेन्यूज पे है, फर्म स्ट्रक्चर्स पे हैं, उसके इंपॉर्टेंट भी हम आपको सेपरेटली बता चुके हैं। और 6, 7, 8 को जो हम देखेंगे तो वो एक जैसा मिजाज है उनका, आपको नजर आएगा। 6, 7 और 8 वही बार बार कॉन्सेप्ट्स आएंगे, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप। लेकिन जब 9 to 10, 11 में हम जाते हैं तो आपको एक मिजाज नजर आता है ग्रोथ का, टैक्सेस का, उसके साथ इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है। और 12, 13, 14 में जब हम जाते हैं तो आपको फिर फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसीज, क्रेडिट क्रिएशन, और चैप्टर 14 में आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट नजर आते हैं। तो ये एक मिजाज की सेट है। तो एक तो आप इनको डिवाइड कर लें कि जब भी आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आपने इन सेट वाइज रिवीजन करनी है। अब आपको जो बात मैं बताने लगा हूँ आपके लिए एक नई बात होगी। पास्ट पेपर्स कभी आप उठा के देखिएगा तो पास्ट पेपर्स में भी कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन आपको नजर आते हैं।
3 और 4 में कभी क्वेश्चन 3 में आता है, कभी 4 में आता है। 1, 2 और 15 में आपको 15 कभी स्किप नजर आएगा, कभी 15 का भी 1, 2 के साथ होगा। 9, 10, 11 में कभी ग्रोथ के क्वेश्चंस होंगे, कभी इन्फ्लेशन के और मनी के क्वेश्चंस होंगे, कभी मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग और कभी फॉरेन एक्सचेंज के क्वेश्चन होंगे। ये मिजाज आपको पास्ट पेपर्स में नजर आता है। अगर आप इन सेट्स के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं तो मैं आपको एक छोटी देने लगा हूं इंशाल्लाह ताला। अभी पेपर आएगा, उसके ऊपर भी हम दोबारा रिसर्च करेंगे। कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का भी स्किप नहीं होगा, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो ऐसा मिस नहीं होगा कि वो फेल जोन में चला जाए। देखना आपने ये है कि सिलेक्शन करते वक्त ये सेट्स आपने अपने माइंड में रखने हैं रिवीजन करते वक्त। क्योंकि रिवीजन का टाइम ही है, प्रिपरेशन का टाइम नहीं है, तो इन चैप्टर्स के इन सेट्स के अकॉर्डिंग आपने अपनी रिवीजन करनी है। ओके, moving towards the remaining portion of the paper where the students actually usually do some mistakes and repeatedly, जो मैंने मॉक में भी ऑब्जर्व किया है, सिर्फ आपके मॉक नहीं, ओवर द इयर्स मैंने देखा, इवन ओवर द 10 to 12 इयर्स मैंने ऑब्जर्व किया है, स्टूडेंट के फेल और पास में जो चीजें मैटर कर रही होती हैं उसमें एक चीज उन 3 आवर्स में आपकी प्रिपरेशन है, उन 3 आवर्स के लिए आपकी प्रिपरेशन है। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा पढ़ रहे होते हैं और बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। मैं नाम नहीं कोट कर सकता यहाँ पे, जाहिर बात है। मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लासेस में बहुत पार्टिसिपेट करते थे, मॉक उनका अच्छा नहीं हुआ। आप मॉक देखिएगा, मॉक के रिजल्ट्स देखिएगा, आपको फीलिंग आएगी कि मैं इस तरह का तो नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट जिस तरह के मॉक में मेरे रिजल्ट्स शो हुए हैं। उसकी कुछ रीजंस है। एक तो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं कि वो सारी बुक को बार बार शफल करके पेजेस को देखता है, ये भी आता है मुझे, ये भी मैंने किया हुआ, ये भी किया हुआ है, हाँ ये भी आता है, ये भी आता है। भाई जब आप बुक को बार बार देखते हैं तो आपको यही लगता है, क्योंकि बुक का टॉपिक आपके सामने आता है, आपको लगता है हाँ ये आता है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। आपको देखना चाहिए पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर को देखते हुए मोनोपोली का टॉपिक सपोज है आपके सामने, तो आप देखेंगे कि मोनोपोली का क्वेश्चन क्या है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, मोनोपोली का क्वेश्चन आ गया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, लाइक उसने और कुछ पढ़ा ही नहीं, उसने किसी और चीज पे फोकस ही नहीं किया और उसने कहा हाँ मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, हाँ ये आता है मुझे, मुझे आता है। आपने ये गौर ही नहीं किया उसने उसमें पूछा क्या है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन है, प्री कंडीशंस है, एंड डायग्राम। अब आपको ये आइडिया ही नहीं हुआ, आपने सिर्फ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का वर्ड पढ़ा और आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, होम प्रैक्टिस करते हैं बेटा, उसमें भी यही मिस्टेक करते हैं। पास पेपर को सॉल्व करने की बजाय आप सिर्फ देखते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यस आ गया, लॉ ऑफ डिमांड ओके डाइन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यस न्यूमेरिकल। आप उसको ये देखते नहीं है उसकी स्टेटमेंट क्या है, उस स्टेटमेंट के अंदर रिक्वायर्ड क्या है और रिक्वायरमेंट का स्टाइल क्या है। फॉर एग्जाम्पल अभी मॉक में एक क्वेश्चन आया था, रिसेंट मॉक में क्वेश्चन था कंपैरिजन बिटवीन मार्केट इकोनॉमी एंड इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। अब आप देखें स्टूडेंट ने क्या किया, सिर्फ ये देखा कंपैरिजन बिटवीन मार्केट इकोनॉमी एंड इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम और सॉल्व करना शुरू कर दिया। सारे मार्केट इकोनॉमी के फीचर्स भी लिख दिए, सारे इस्लामिक इकोनॉमिक्स के फीचर्स भी लिख दिए और सेटिस्फाइड है कि जी मैंने सारा बता दिया। सर उसने कहा था कंपैरिजन,
कंपैरिजन में होता है कि एक एक पॉइंट लाइक इंटरेस्ट, आपको बताना पड़ेगा अंडर मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम interest is allowed and economy moves around interest rate, but in Islamic economics there is no permission of interest, charging interest, and especially prohibition of interest even. डिसलाइक नहीं किया गया, जस्ट प्रोहिबिशन है, प्योरली बड़ा इसको एक्सक्लूसिव वर्ड यूज होता है, प्रोहिबिशन ऑफ charging interest. Non-asset backed derivatives are allowed in market economy but not allowed in Islamic economic system. Right? Exploitation of the consumer in market economy exists, but there is no exploitation in Islamic economic system. So comparison में आपका क्वेश्चन है कंपैरिजन का, अगर वो कहता है कि what are the features of market economic system or what are the main or core features of Islamic economic system, then you just keep on writing all the features according to the marks. But अगर उसने typical question पूछा है comparison का, then you have to go for some comparison. Like एक और question comparison का इसमें था, public and private finance. Public and private finance. अब इसमें आप देखें क्या था, इसमें भी वही काम किया स्टूडेंट ने, पब्लिक फाइनेंस के भी फीचर्स लिख दिए और प्राइवेट फाइनेंस के भी फीचर्स लिख दिए। ऑल दो मार्क्स मिल जाते हैं कुछ ना कुछ इसके, लेकिन एग्जामिनर के माइंड में ये बात आती है कि इसको क्वेश्चन की समझ नहीं आई, इसने दोनों टॉपिक प्रिपेयर किए हुए हैं। अच्छा, ये वो बातें हैं जिसमें स्टूडेंट ये फील करता है कि मैंने सारा पेपर अच्छा किया था, सर मैं फेल हो गया हूँ और सिर्फ 5 मार्क्स से, 4 मार्क्स से, 3 मार्क्स से। ये मुझे मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात होती है कि स्टूडेंट कितना कॉन्फिडेंटली कहता है कि मैंने पेपर सारा सॉल्व किया और परफेक्ट पेपर था लेकिन मैं फेल हुआ। बेटा आपने पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस को एक्सप्लेन तो किया है, लेकिन पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस के कंपैरिजंस नहीं दिए गए, तो कंपैरिजन रिक्वायर्ड है अगर, तो आपको कंपेयर ही करना पड़ेगा, रिमेंबर। ओके, सेकंड कॉमन मिस्टेक, पेपर सॉल्व करते वक्त आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें माइंड में रखनी वो आज हो रही हैं, इनको आप बुलेट्स लगाकर याद कर लें और माइंड में रखें कि मैंने क्वेश्चन का सिर्फ एक पोर्शन पढ़ के नहीं कहना कि ओके मुझे आता है, मुझे उस स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा। अच्छा, उस स्टेटमेंट को 3 आवर्स में तो साइकोलॉजिकल इतना प्रेशर होता है आप पर कि आप फील करते हैं कि यार ये मेरा टाइम गुजर रहा है, इतना गौर कैसे करूं, तो सिर्फ उसके ड्रिल करके जाइएगा। ठीक, उसका तरीकाकार मैं बता देता हूँ। पास्ट पेपर ओपन करें, पास्ट पेपर में कोई एक क्वेश्चन निकालिए, उस क्वेश्चन को अच्छा सा पढ़ें और उसका एक रिप्लाई, उसका जो आंसर है वो एक शीट के ऊपर सॉल्व कर लें और उसके बाद अकॉर्डिंगली सजेस्टेड आंसर्स में जाइए जो गिवन है, उसके साथ उसको कंपेयर करके देखें क्या जो मैंने लिखा है उसी कॉन्टेक्स्ट में ही आंसर गिवन है या मैंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिखा है और वो आंसर जो है वो रिक्वायर्ड किसी और कॉन्टेक्स्ट में था। ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। सिर्फ सिलेबस पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, नंबर ऑफ चैप्टर सिलेक्ट करने से कुछ नहीं होगा, डिवीजन ऑफ सिलेबस करने से कुछ नहीं होगा। जितनी चाहे आप डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लें, ये आपका जो वीक एरिया है जिसको स्टूडेंट सफर करता है फाइनल टर्म में जाकर, फाइनल एग्जाम में जाकर, वो ये है कि उसको वो ड्रिल नहीं होती, जिसकी वजह से वो फिर क्वेश्चन को देखकर समटाइम नर्वस भी होता है, यार इसने स्टेटमेंट पूछी है, इसमें करना क्या था, मुझे टॉपिक तो याद है, फिर वो टॉपिक तो लिख देता है, उस टेक्निक के अकॉर्डिंग नहीं लिख पाता जो रिक्वायर्ड होती है। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप उस स्टेटमेंट को जरूर अंडरस्टैंड करें जिस स्पिरिट के साथ एग्जामिनर ने आपसे वो क्वेश्चन पूछा है। सेकंड, unnecessary writings. Listen please.
जब हम लोग एग्जाम में होते हैं, उसने कहा लिस्ट द मेन पॉइंट्स ऑफ मोनोपोली सेटअप। अब उसने आपको कहा लिस्ट, तो सबसे पहले आप इस लाइन को हाईलाइट करेंगे, रिक्वायर्ड है लिस्ट, फिर रिक्वायर्ड है मेन पॉइंट्स, किसके हैं? मोनोपोली सेटअप के। अब उसने ये नहीं बताया कितने पॉइंट्स लिखने हैं। पहली बात तो ये कि लिस्ट है तो आप बुलेट्स लगाइए जो भी आपका है, और आप उन पॉइंट्स को लिखना शुरू करेंगे। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? साथ एक्सप्लेन भी कर देते हैं, फर्दर उनके एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, फिर इतनी ज्यादा स्पेस कवर करते हैं कि वो 2 पेजेस पे क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब मार्क्स का आइडिया उनको नहीं होता है कि 5 मार्क्स के हैं। अब 5 मार्क्स हैं तो 5 पॉइंट्स लिस्ट आउट कर दें, दैट्स इट। इसीलिए उसने बताया तो नहीं कि एनी 4 पॉइंट, एनी 5 पॉइंट्स। अब स्टूडेंट यहां से डॉज हो जाता है। वो डॉज कैसे होता है? वो 5 मार्क्स को भूल जाता है, लिस्ट को वो भूल जाता है, और मोनोपोली सेटअप के अंदर डायग्राम भी ड्रॉ करनी शुरू कर देता है। वो डायग्राम तक चला जाता है क्योंकि उसने देख लिया कि मोनोपोली का पूछा है, तो फिर मोनोपोली है तो मुझे अखलाकन सारा ही करना चाहिए। वो सारी की सारी मोनोपोली की डायग्राम को ड्रॉ करने की जज्बात की कोशिश करता है, और जितना भी उसने करना है वो सारा करके बाद में कहता है यस, अब देखिए मैंने जस्टिफाई किया है 5 मार्क्स को। सर ये इररेलेवेंट भी है, इररेलेवेंट भी है, और एक बैड इंप्रेशन भी है कि आप क्या कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। एग्जामिनर ये फील करता है कि स्टूडेंट ने प्रिपरेशन करते वक्त बॉदर नहीं किया कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। और जिन स्टूडेंट की अच्छी प्रैक्टिस होती है वो आराम से 4-5 पॉइंट्स लिखकर टू द पॉइंट वो पॉइंट्स लिखते हैं, रिक्वायरमेंट मीट करते हैं, टाइम भी सेव होता है, एग्जामिनर पे भी एक अच्छा इंप्रेशन होता है, और जो रिक्वायर्ड है, मटेरियल रिक्वायर्ड है, वो भी अटेम्प्ट हो जाता है। अननेसेसरी राइटिंग्स देखी जाती हैं, मॉक में भी देखते हैं, मिड टर्म में भी देखते हैं। उसकी वजह यही है कि स्टूडेंट ने कभी पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस ही नहीं की। वो हर वक्त यही फिक्र में लगा रहता है कि मेरे 15 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर मुझे नहीं आते। सर 3 चैप्टर आपको नहीं आते, 12 चैप्टर तो आपको आते हैं। आप ऑप्टिमिस्टिकली क्यों नहीं देख रहे हैं कि 12 चैप्टर्स भी आपको आते हैं? आप यही सोचते रहते हैं 3 चैप्टर्स नहीं मुझे आते हैं। मैंने देखा है, मुझे जो स्टूडेंट रेफर लेते हैं वो जब बाद में बात करने आते हैं तो मुझे कहते हैं कि सर मुझे आइडिया है मैं कैसे फेल हुआ हूँ, मैंने 2 चैप्टर छोड़े थे, वो मेरे चैप्टर प्रिपेयर्ड नहीं थे, मैंने एक रात पहले भी उनको कोशिश की प्रिपेयर करने की, वो हुए तो नहीं, बट मुझे आइडिया है कि मैं वहीं से फेल हुआ। तो मैं कहता मार्क्स कितने आए आपके? कहता सर 14। भाई आप सोचें, अगर आपके 3 चैप्टर्स नहीं आते, उसमें 3 क्वेश्चन भी आपको नहीं आते होंगे, सपोज वर्स्ट 3 क्वेश्चन भी आपके स्किप हुए हैं, तो मैं कैसे मान जाऊं इस बात को कि 3 क्वेश्चन मिस होने से आपके जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन थे या 9 क्वेश्चन थे आपके रिमेनिंग, वो अच्छे थे, फिर भी आपके 40 मार्क्स आए? तो सर ऐसा नहीं होता। अगर आपने 80% पेपर भी सॉल्व किया है एंड यू आर अनएबल टू गेट 40 and 50% मार्क्स, इट मींस कि आपका जो 80% पेपर अटेम्प्ट हुआ वो भी वीक था, स्ट्रॉन्ग तो नहीं था। आप जाइए पूछिए जिन लोगों के पास होते हैं पेपर्स, मैं आपको अभी अपने एक्सपीरियंस बस चैलेंज कर देता हूँ, आप बात करें इनके साथ, जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो भी बताएंगे कि हमारा एक चैप्टर बड़ा वीक था, मैंने छोड़ दिया था वो, और एक क्वेश्चन भी मेरा लास्ट में अच्छा नहीं हुआ था, फिर भी वो पास हुआ। इट मीन्स उसने जो 90% अटेम्प्ट किया, 80% अटेम्प्ट किया, वो बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड था उसका। तो आप ज्यादा चैप्टर्स पढ़ने की बजाय, ज्यादा मटेरियल कोप करने की बजाय, जो आपने किया हुआ है, just keep on focus on that area which is already in your grip, rather roaming for those chapters and areas which are already not prepared and will create some further confusion, और आपको टॉर्चर भी करेंगे मेंटली
कि मुझे वही एक पिंचिंग होती रहेगी, फिर वो चैप्टर, भाई छोड़ दे उसको। लेकिन पास पेपर की प्रैक्टिस कितनी की आपने? तो जब पास पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप जितना मर्जी पढ़ के जाइए, इसी तरह के ब्लंडर्स करेंगे, आप अननेसेसरी लिखें। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक आपने रिक्वायरमेंट देखनी है क्या, और दूसरा मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है, कितना रिक्वायर्ड है, उसका लेंथ ऑफ द आंसर भी आपने माइंड में रखना है। सिर्फ टॉपिक को देखकर सेटिस्फाई नहीं होना कि हाँ उसने अगर ये मुझसे पूछा इस्लामिक फाइनेंस तो मुझे बताओ 5 मॉड ऑफ इस्लामिक फाइनेंस होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो 5 मॉड ऑफ इस्लामिक फाइनेंस जो भी गिवन है, उसमें क्या पूछा उसने, मोनोपोली का उसने क्वेश्चन पूछा है तो पूछा क्या, मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है तो उसने पूछा क्या। अब मल्टीप्लायर के क्वेश्चन में भी लोग इक्वेशन लिख के आ जाते हैं, उसने कहा ही नहीं था इक्वेशन का, उसने वर्किंग पूछी हुई थी। तो आप वर्किंग करेंगे, कभी डायग्राम मैंडेट, अभी मैंने पेपर मार्क किया उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनकी मैंडेटरी थी डायग्राम्स, लाइक कॉन्ट्रैक्शनरी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की डायग्राम और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डायग्राम। वो दैट वाज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, स्टूडेंट ने वही छोड़ी नहीं। तो सर अगर आपको क्वेश्चन आ रहा था तो डायग्राम क्यों बोली थी आपको? कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशनरी के ऊपर आपने पूरी डिटेल लिख दी और डायग्राम वाला पोर्शन आपने स्किप कर दिया। इसका मतलब आपको, आपने क्वेश्चन को तवज्जो से पढ़ा ही नहीं। तो इसके लिए 3 आवर्स में, आपके जो 3 आवर्स है उसमें कुछ नहीं होना, याद रखिए उन 3 आवर्स में नहीं कुछ होना। उसके लिए आपको बिफोर गोइंग फॉर योर फाइनल अटेम्प्ट आपको वर्किंग करनी, वहां जाने से पहले आपको वर्किंग करनी पड़ेगी कि पेपर में क्वेश्चन जब आएगा तो इसी तरह का एक पेपर जो आईकैप में मेरे पास पड़ा हुआ है, इसी तरह का एक पेपर आईकैप में भी आएगा, लेकिन वहां मेरे नर्व्स इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, स्टेबल नहीं होंगे, देन आई कैन कोप ऑल द मैटर्स। मैटर्स को आपको घर में ही देख के जाना पड़ेगा। और ये भी मैं आपको बात बताऊं तो स्टूडेंट्स, जो पेपर के 3 आवर्स होते हैं उसकी जो तैयारी होती है वो सिर्फ सिलेबस के थ्रू नहीं होती, उसकी जो प्रिपरेशन होती है 3 आवर्स के लिए, वो आपको अपनी साइकोलॉजिकल थेरेपी भी करनी होती है। आपको नफसियाती तौर पर भी तैयार होना होता है कि अगर मैं पेपर में हूँ, पेपर के दौरान मुझसे कोई ब्लंडर हो जाता है। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बात की, उसने मुझे कहा कि सर मैं फेल हो गया हूँ। हुआ क्या? मैंने कहा क्या हुआ आपकी? सर कुछ भी नहीं सर, बस पेपर के दौरान मुझे उसने एसी के आगे बिठा दिया। मैंने उसको बहुत देर तक कहा, मैंने उसके साथ आधा घंटा डिबेट की। ये बात सुनिएगा, आधा घंटा डिबेट की कि मुझे एसी के आगे ना बिठाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा तुमने आधा घंटा उससे डिबेट की, तुम थोड़ा सा फोकस करते हो 30 मिनट्स को अपने पेपर के लिए। कहता सर उसके बाद तो मुझे फिर समझ नहीं आई। सर ये एक्सक्यूजेस होते हैं। आपको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होना होता है कि 3 आवर्स में किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं, कुछ हो जाता है तो आपको मैनेज कैसे करना है, इसके लिए आपको एग्जाम में जाने से पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि यार एक आध क्वेश्चन तो मुझे नहीं आता, फिर क्या हुआ नहीं आता, एक आध क्वेश्चन तो मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा, और कोई बात नहीं डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर क्या हुआ, कुछ 10-15 मिनट्स मेरे किसी वजह से वेस्ट भी हो सकते हैं। सर व्हेन यू आर रेडी फॉर वर्स्ट देन वर्स्ट नेवर कम्स। आप पहले ही आइडियल सिचुएशन में जाते हैं कि मुझे सारा पेपर भी आता होगा, 3 आवर्स में मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड मैं पूरा पेपर रिलैक्स होकर करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप एक आइडियल सिचुएशन में जाते हैं, थोड़ी सी भी चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती और आप फिर डेस्परेट होते हैं, फिर या पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते या क्वेश्चन जंबल कर लेते हैं। तो उसके लिए भी हमें बात करनी पड़ेगी कि पेपर के 3 आवर्स में कुछ हो सकता है, अनप्लेजेंट कुछ हो सकता है। होप फॉर द बेस्ट नो डाउट, बट रेडी फॉर द वर्स्ट। आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स रिलैक्स होते हैं कि यार मैंने पेपर ओपन किया, मैंने देखा पहला क्वेश्चन मुझे वो वाला आया जो मेरा अच्छा प्रिपेयर्ड नहीं है, तो सो व्हाट, दुनिया इसके बाद खत्म थोड़ी हो रही है, बाकी क्वेश्चन भी तो हैं इतने सारे। आपने कहा जी मुझे पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ा मुझे वही नहीं आता, उस तरह का नहीं है।
सेम नहीं है जो मेरे प्रॉब्लम है, तो आपको पैनिक नहीं होना किसी स्टेज के ऊपर, जस्ट रिलैक्स। क्वेश्चन 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखें, 5 देखें। 15 मिनट्स के अंदर पेपर सॉल्व मत करें जो इनिशियल 15 मिनट्स दिए जा रहे होते हैं, तो उसके बाद हम साथ साथ करेंगे। तो पहले मैं चैप्टर्स की आपके साथ थोड़ी सी टेक्निक्स, फर्दर मेरी एक दो चीजें और एग्जाम के हवाले से कि पेपर कैसे सॉल्व करते हो, कौन से प्रॉब्लम्स हैं। अननेसेसरी राइटिंग मत करें, वो आपका टाइम भी वेस्ट करेंगे, राइट। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉरी, थर्ड, आपको अपनी बुक के 2 पार्ट्स करने हैं, पूरी बुक के। वन थ्योरी साइड एंड अदर डायग्राम्स। जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं आपको है आइडिया? डेफिनिशंस, पॉइंट्स, फीचर्स, assumptions, criticisms, preconditions, etc. Isn't? ये आपका एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, बुक का एक थ्योरी साइड का पोर्शन है। अब थ्योरी साइड को आप सेपरेट कर लें, ऑन द अदर साइड टेबल्स एंड डायग्राम्स, इन्हें सेपरेट कर लें। जब हम अपनी तमाम के तमाम सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, वन थ्योरेटिकल पोर्शन एंड सेकंड ग्राफिकल डायग्रामेटिकल। आप लोगों ने इसको जब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है तो आपने प्रिपरेशन भी 2 पार्ट्स में ही करनी है। एक तो आप ये देख लें कि पूरी बुक में 20 के करीब डेफिनेशंस बनती हैं, टोटल डेफिनेशन अगर कभी काउंट भी की जाए तो मोर लेस 20 डेफिनेशंस हैं। फीचर्स ऑलमोस्ट 15 टू 18 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें फीचर्स हैं। क्रिटिसिज्म 6 टू 8 टॉपिक्स हैं जिनके, सॉरी, assumptions ऑलमोस्ट 18 टू 20 टॉपिक्स के, 18 के करीब टॉपिक्स हैं जिनके assumptions हैं। क्रिटिसिज्म 6 टू 8 टॉपिक्स हैं जिनके क्रिटिसिज्म्स हैं। प्री कंडीशन 4 टू 5 टॉपिक्स ऐसे हैं, 4 टू 5 मैक्सिमम, जिनकी प्री कंडीशंस हैं। आपने पूरी बुक में से इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना है। जब आप डेफिनेशंस की बात करें तो आप टॉपिक वाइज डेफिनेशंस को एक रिकॉल कर लें, प्रैक्टिस कर लें, किसी को सुना लें, लिख के दोबारा चेक कर लें, लेकिन सारी डेफिनेशन रैंडम, एट रैंडम। लाइक आपको आइडिया है कि मेरा सिलेबस रिवाइज्ड है तो आप कहीं लिस्ट बना लें कि डेफिनेशंस की कौन कौन सी डेफिनेशन है। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम की डेफिनेशन है, प्लान इकोनॉमी की डेफिनेशन है, राइट, लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन है, लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन, इसी तरह से मोनोपोली की डेफिनेशन, एडीएएस के हवाले से कुछ बात है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की डेफिनेशन है, मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन है, फिस्कल पॉलिसी की डेफिनेशन है। तो ये 18 टू 20 डेफिनेशंस बनेंगी आपकी अगर आप डेफिनेशंस देख लें। तो जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपने जी मैंने आज इस वक्त बैठ के पहले सारी बुक की डेफिनेशंस रिवाइज कर ली। आप किसी को भी कहेंगे यार ये 20, 30, 25 डेफिनेशंस हैं, मुझसे सुन लो यार जरा एक बार, वो भी सुनाएगा आपको, आप भी उसकी सुनेंगे, तो डेफिनेशंस आपकी रिकॉल हो जाएंगी सारे सिलेबस की। फिर आ जाए मेन पॉइंट्स और फीचर्स के ऊपर। आपको पता है कि हर
टॉपिक के 4 to 5 फीचर्स होते हैं, इससे ज्यादा हम याद नहीं करते, क्योंकि क्वेश्चन का जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो भी 5 to 6 मार्क्स होते हैं। तो उनके पॉइंट्स की, आप फीचर्स की और पॉइंट्स की, इस्लामिक इकोनॉमी के फीचर्स हैं, आपको प्लान इकोनॉमी के फीचर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, फीचर्स हैं, ये आप एक बार किसी को कहें कि मुझसे सारे पॉइंट्स सुन लो, कोई 2 स्टूडेंट बैठ जाए, इट विल टेक ऑलमोस्ट 1 आवर, 1.5 आवर, आपने एक दूसरे को सारे सुनाने का, मुझे ये सुन लो सारे के सारे, जो वीक है उनको मार्क कर लें, ताकि आफ्टर दैट एक्टिविटी यू कैन गो फॉर रिव्यू एंड सम, बट यू हैव टू रिसाइट टू एनीवन, और उसकी एक ड्रिल कर लें, एक प्रैक्टिस कर लें। थर्ड फेज पे आप कहेंगे assumptions, जितने भी assumptions हैं वो सारी की सारी assumptions को सेपरेट कर लें और आप उन सारी assumptions की प्रैक्टिस करें, फिर क्रिटिसिज्म की प्रैक्टिस करें, और साथ प्री कंडीशंस 3 से 4 5 मुझे याद है 5 मैक्सिमम टॉपिक्स हैं जिनकी प्री कंडीशंस हैं, आप प्री कंडीशंस की प्रैक्टिस कर लें। अब आप देखिएगा, आपने कोई ग्राफ प्रैक्टिस नहीं किया, कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं किया, कोई डायग्राम प्रैक्टिस नहीं की, कोई टेबल प्रैक्टिस नहीं किया, थ्योरेटिकल पोर्शन आपने 4 to 5 फेजेस में रिवाइज किया है। उसके बाद उन्हीं डेफिनेशंस और फीचर्स से रिलेटेड आप एमसीक्यूज देखिएगा चैप्टर वाइज, यार ये मैंने डेफिनेशंस कर ली हैं, सारी पॉइंट्स कर ली हैं, फीचर्स, अब ये रिवाइज हो गया मेरा। अब जब ये रिवाइज होगा सारा, लेकिन ये रिवाइज कैसे हो रहा है, कंबाइन। बेटा मुझे बताएं, जब आपने डेफिनेशन सारी रिवाइज कर ली हैं तो पूरे पेपर में 1 से 2 डेफिनेशन तो मस्ट होंगे, मिनिमम 2 to 3 डेफिनेशंस होती हैं, व्हाट इज, डिफाइन, इस तरह से कोई 2 to 3 डेफिनेशंस होंगी। वो डेफिनेशंस आप लोगों ने याद होंगी, तो इसका मतलब पेपर में आपका ये डेफिनेशन वाला पोर्शन तो रिवाइज हो गया। फिर मेन पॉइंट और फीचर या असम्पशन वाला मिनिमम 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें उसने फीचर्स या असम्पशंस पूछे होते हैं। जब आप वो कर लेंगे तो वो वाला पोर्शन भी प्रिपेयर होगा। फिर क्रिटिसिज्म और प्री कंडीशन मस्ट है कि वो 1 से 2 क्रिटिसिज्म या प्री कंडीशन जरूर पूछेगा। तो जब आप ये पोर्शन वाइज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मेरा 10% प्रिपेयर हो गया, रिवाइज हो गया। अब आप बार बार चैप्टर रिवाइज करेंगे, पूरे का पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे, और उस चैप्टर में क्वेश्चन ही नहीं आया तो क्या फायदा हो। तो आप इनके पोर्शंस और सेगमेंट्स बनाएं, डेफिनेशन, पॉइंट्स और फीचर्स को अलग कर लें, असम्पशंस, क्रिटिसिज्म, प्रीकंडीशन को अलग अलग करें, और देखें पूरे सिलेबस में क्या है, उनकी आप पॉइंट्स बनाकर अपने पास रख लें और फिर उनको रिवाइज करना शुरू करें, और एक दूसरे को सुनाएं और साथ साथ उसको फिर लिख लें। अब ये आपका पेपर का 1/3 मिनिमम, मैं फिर रिपीट करने लगा, मिनिमम 1/3 आपका यही प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने कहा कि सिर्फ पॉइंट्स हैं, इनके एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन का भी तो कोई वेटेज होगा ना। फिर दूसरी तरफ आइए, जब आप फ्री हों, जब आप लेयर्स में बैठे हो, जब आप रिलैक्स टाइम आपका हो, तो आप जितने भी टेबल्स और डायग्राम्स हैं उनको ड्रॉ किया करें। लाइक आपने न्यूमेरिकल्स काफी सारे कर लिए, अकाउंटिंग की प्रैक्टिस बहुत कर ली, लॉ पढ़ लिया, नाउ यू आर फीलिंग सम बोरिंग, you want to just relax, you want to just take your time for layer, तो फिर थ्योरेटिकल पोर्शन मत पढ़े, वो फिर वो एक मैस क्रिएट करेगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट होंगे वो आपस में ब्लेंड होंगे, मिक्स होंगे, वो आपको और डिस्टर्ब करेंगे। आप डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें, टेबल कम है, पूरी इकोनॉमिक्स की बुक में अगर आप टेबल्स कैलकुलेट करें तो टेबल्स आपको लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इक्विलिब्रियम, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, इनके टेबल्स नजर आएंगे आपको, कुछ कॉस्ट के टेबल, लॉ वेरिएबल पोर्शन का टेबल नजर आएगा आपको। लेकिन फिर टेबल आगे जाकर मैक्रो इकोनॉमिक्स में कहीं सीपीआई का आपको एक टेबल नजर आएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का एक टेबल नजर आएगा, जहां टेबल्स के साथ चलेंगे हम। तो टोटल आप कैलकुलेट करें 8 to 10 टेबल्स आपको मिलेंगे मैक्सिमम
मेरा आइडिया है 6 to 8 टेबल्स हैं पूरी बुक के अंदर, तो बेटा उसमें कोई एक टेबल तो पूछा जा ही सकता है। आपको चैप्टर नहीं भी आता, टेबल तो पूछा जा सकता है। तो टेबल और डायग्राम आपकी बुक का, आपके पूरे पेपर का 1/3 होता है, जिसमें उसने कहा था एक्सप्लेन बाय मींस ऑफ डायग्राम, ड्रॉ टेबल एंड डायग्राम एंड एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ दिस एंड दिस। जो बच्चे रिवीजन के दौरान पूरा चैप्टर रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, यूजुअली वो कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि सारे चैप्टर्स आमतौर पे रिवाइज हो नहीं पाते। जब सारे चैप्टर रिवाइज हो नहीं पाते, वो टेंशन में आते हैं, टेंशन में आने की वजह से रिमेनिंग चैप्टर वैसे उसको भूल जाते हैं। तो ये पोर्शंस बनाया आप, ओके। मैं रिपीट करने लगा हूं, डेफिनेशन, पॉइंट्स और असम्पशंस को अलग कर लें फीचर्स के साथ, और क्रिटिसिज्म, प्रीकंडीशंस को अलग करें, और जितने भी हम एक लिस्ट बना लें कि मेरे पास कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं, और ये 2 to 3 पेजेस आपके बन जाएंगे, जिसमें आपके पास आ जाएगा क्या यार ये डेफिनेशंस हैं, और ये फीचर्स हैं, ये पॉइंट्स हैं। सारे पॉइंट्स लिखे मत, वो तो बहुत ज्यादा पेजेस बन जाएंगे, बुक में गिवन होंगे, लेकिन एक लिस्ट आउट कर लें कि ये फीचर्स हैं, ये असम्पशंस हैं, ये क्रिटिसिज्म है, ये प्रीकंडीशंस हैं, ये मेन पॉइंट्स हैं। उन्हीं में से ही पेपर में आएगा, उसके अलावा तो पेपर ही कोई नहीं होगा। और टेबल और डायग्राम के 2 to 3 टॉपिक्स मस्ट टेस्ट होने, तो जब सारे टेबल्स और डायग्राम्स आपने किए होंगी, कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए आपको। तीसरे हिस्से में जाकर फिर आप एमसीक्यूज को एक बार ड्रिल कर लें। कंसेप्चुअली तो करना ही होता है, बट ड्रिल कर लें एक बार, कि मुझे आइडिया है कि यार ये टॉपिक हो तो ये 2-3 तरह के एमसीक्यूज बार बार पूछे गए, हाँ फाइन, मुझे अब ठीक है इसकी, उसकी एक ड्रिल प्रैक्टिस बार बार कर लें। अननेसेसरीली उसके अंदर आप डिबेट मत करें। अब टेबल और डायग्राम के हवाले से भी एक खास टेक्निक है, मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। स्टूडेंट, डायग्राम ड्रॉ करते वक्त हम ब्यूटी ऑफ डायग्राम को तो बॉदर नहीं करना चाहिए, नो डाउट, लेकिन सर एक्यूरेसी को तो बॉदर करना चाहिए। ये जो हम डायग्राम ड्रॉ करते वक्त एक्यूरेसी को बॉदर नहीं करते, और अगर हम ज्यादा फोकस करते हैं तो हम कहते हैं, स्टूडेंट्स पूछना शुरू करते, सर क्या ब्यूटी के भी मार्क्स होते हैं? सर ब्यूटी के मार्क्स तो नहीं होते, लेकिन एक्यूरेसी और नीटनेस का इंप्रेशन तो होगा कि नहीं होगा। लाइक डायग्राम यूं ड्रॉ करते हुए स्टूडेंट्स, अब आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर दी, आप देखिए एक्स एक्सिस आपका डाउनवर्ड है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, फिर उसको बॉदर ही नहीं करते, और आप कहते हैं ये सर व्हाई नॉट यूजिंग सम स्केल, व्हाई नॉट यूजिंग प्रॉपर अलाइनमेंट्स ऑफ द डायग्राम, और आप समझते हैं कि शायद इसका कोई वेटेज नहीं है। सर ये एक्सिस ही गलत है सारे के सारे। आप examiner can cross this question and he can even defend easily. So आप लोगों ने डायग्राम्स ड्रॉ, 2 से 3 डायग्राम्स होती है पूरे पेपर में, इससे ज्यादा डायग्राम्स नहीं होती। तो जब आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो व्हाई नॉट एक्यूरेसी एंड नीटनेस। जब आप ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वाई एक्सिस आपका स्ट्रेट, एक्स एक्सिस फिर आपका शिवरिंग। हमें मेक श्योर करना है डायग्राम की एक्यूरेसी को भी और उसकी नीटनेस को भी। मैंने देखा है पेपर में स्टूडेंट्स डायग्राम ड्रॉ करते हुए एआर को भी यहां कट कर देते हैं, एआर को भी एक्स एक्सिस को टच कर देते हैं। डिमांड कर्व ड्रॉ करते वक्त भी वो एक्स एक्सिस को कट कर देते हैं। सर ये तो टोटली ब्लेंडर है। एग्जामिनर आपकी ब्यूटी के मार्क्स तो नहीं देता आपको, लेकिन वो ये जरूर देख लेता है कि यार ये एक इसने एआर को या डिमांड कर्व को एक्स एक्सिस से जब क्रॉस किया है तो ये तो नेगेटिव डिमांड बन गई, तो नेगेटिव डिमांड कर्व तो नहीं हो सकता कभी, तो वो इसी पॉइंट पे आपको क्रॉस कर देता है।
इसी तरह से AC और MC ड्रॉ करते वक्त जब आप मिनिमम पॉइंट को बॉदर ना करें तब भी वो क्रॉस कर सकते हैं। लाइकवाइज आपको याद होगा, हमने ड्यूरिंग क्लासेस भी प्रैक्टिस की हुई है, AC एंड ABC का भी एक गैप होता है। तो मैंने भी देखा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, हाँ ये बल्कि अच्छी बात आगे मेरे माइंड में भी आई, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मैंने इसको नोट किया हुआ था कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का जो टॉपिक था उसमें स्टूडेंट्स ने जो डायग्राम ड्रॉ की हुई है वो मोस्टली की क्रॉस की गई है। उसकी रीजन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको आइडिया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है कंपैरिजन बिटवीन प्राइसेस। कंपैरिजन बिटवीन प्राइसेस। तो जब आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन स्टैंड फॉर व्हाट? डिफरेंस इन प्राइसेस फॉर सेम प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट इनकम ग्रुप्स और कंज्यूमर ग्रुप्स। उसमें स्टूडेंट ने जो मिस्टेक की हुई है, जिसको पैरेलल ब्लेंडर ही कहना चाहिए, उसने ये तीन डायग्राम जो है वो अलग अलग ड्रॉ किए हुए। याद रखिए पैरेलल ड्रॉ होंगी, जब पैरेलल ड्रॉ होंगी तभी जाकर ये जब ये पैरेलल ड्रॉ होंगी तो तभी MC AC का जो आएगा इंटरसेक्शन, उसकी बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो प्राइस का डिफरेंस शो होगा। तो स्टूडेंट ने क्या किया है, इसके अंदर एक डायग्राम यहां ड्रॉ की, एक डायग्राम यहां ड्रॉ कर दी, और इसका अपना इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लिया, इसका अपना इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लिया MC AC इक्वल करके। तो सर ये तो क्रॉस की जाएगी डायग्राम। तो ये माइंड में रखें, डायग्राम की ब्यूटी मैटर नहीं करती, लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डायग्राम की जो स्पिरिट है, डायग्राम का एक्चुअल जो कोर है, जिसकी बेस पे डायग्राम को हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ड्रॉ करते हैं। बेसिकली डायग्राम का मकसद क्या होता है? हमने कॉन्सेप्ट में कहा है डिफरेंस इन प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स। तो जब आप सेम प्रोडक्ट करके डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करना चाहते हैं, देन यू हैव टू रिवील द डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस। तो उसके लिए फिर मैटर क्या करता है कि यू हैव टू ड्रॉ अ पैरेलल डायग्राम, राइट? इसी तरह की एक और प्रॉब्लम, एक और ब्लंडर जो है वो हम लोग किंग डिमांड कर्व के अंदर भी करते हैं। नॉन इंक्लूसिव ओलिगोपोली का किंग डिमांड कर्व। जब हम किंग डिमांड कर्व की बात करते हैं तो सबको आइडिया है कि उसकी अपनी कुछ एक्यूरेसीज हैं जो कि रिक्वायर्ड है। अब देख, ये AR है उसका, नॉन इंक्लूसिव ओलिगोपोली में AR है। अब MR में जब आना है तो स्टूडेंट ड्रॉ क्या करते हैं, स्टूडेंट्स उसका जो MR है वो यहीं से बेंड कर देते हैं। अब आप देखें जब ये वहीं से अब तो ये तो गलत है, डायग्राम ही गलत है ये सारे के सारे। क्या कर रहे हैं इस डायग्राम के लिए? एक्चुअली क्या है, AR ड्रॉ करें, बेंड शेप्ड
Then we have to go for some gap of MR, the vertical gap between different slopes. अब आप देखिएगा ये, अब इसमें ब्यूटी नहीं मैटर कर रही, जो वो टेक्निकल पॉइंट है कि एआर का जो बेंड है, एआर का जो वर्टिकल एरिया है वो एमआर के वर्टिकल गैप के साथ मैच करना चाहिए। तो प्लीज डायग्राम की जो एक्यूरेसी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, और डायग्राम के जो एक्चुअल पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर वो मिसिंग है तो फिर जितनी मर्जी आप डायग्राम ड्रॉ करके आए, कितना ही अच्छा कॉस्मेटिक यूज कर ले डायग्राम का, वो डायग्राम क्रॉस होगी। तो डायग्राम की एक्यूरेसी ये एक सेकंड टाइप ऑफ ब्लंडर है जो स्टूडेंट्स यूजुअली करते हैं। एक और हमने जो चीज देखी है जहां से बच्चे को एडवांटेज मिलता है वो पेपर का रीडेबल होना है। रीडेबल, फिर मैं कह रहा हूं ये ब्यूटी नहीं है, ये पेपर का रीडेबल होना। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि पेपर को इतनी स्पीड में लिखते हैं, इतना स्पीड में करते हैं सॉल्व, उनकी वो नेचुरल राइटिंग होती है, वो कहते हैं कि हमारी तो नेचुरल राइटिंग यही है, हमारा नेचुरल राइटिंग स्टाइल ही यही है। लेकिन वो इस कदर आई डोंट नो फास्ट ट्रैक पर लिख रहे होते हैं या शायद वो आराम से भी लिखे तो वैसे ही लिखा जाए, वो रीडेबल नहीं होते हैं, उनका पैराग्राफ ही रीडेबल नहीं होता। वो इस कदर बुरी राइटिंग के अंदर अटेम्प्ट किया होता है कि वो टीचर को, एग्जामिनर को पढ़ने में भी दिक्कत पेश आती है, क्या ये वही लिखा हुआ है जो मैं सोच रहा हूँ या इसने कुछ और लिखा हुआ है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप पेपर को रीडेबल जरूर करें। पेपर का अच्छा ये भी नहीं करना कि मार्कर्स यूज करें, स्पेसेस दें, अंडरलाइंस करें, उनको हेडिंग लिखने के बाद उसके नीचे 2 लाइंस ऐसे करें ताकि खूबसूरती बढ़े, कोई फ्लावर बना दें, कोई डेकोरेशंस कर दें। इन डेकोरेशंस का, कॉस्मेटिक्स का, अननेसेसरी पेंटिंग का नेगेटिव इंपैक्ट ही हो सकता है, कोई पॉजिटिव या प्रोडक्टिव इंपैक्ट नहीं है पेपर में। लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि अगर उसने कहा डिस्कस, ब्रीफली डिस्कस, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन एनी 5 पॉइंट्स, तो फिर आप उसको एक पैराग्राफ लिखने की बजाय आप आराम से उसके एक पॉइंट लिखें, उसको एक्सप्लेन कर दें, फिर एक पॉइंट लिखें और उसको एक्सप्लेन कर दें। एक अच्छे से उसके पॉइंट्स भी विजिबल हो और उसकी एक्सप्लेनेशन भी रीडेबल हो। वरना आपने बहुत अच्छा भी लिखा होगा तो एग्जामिनर आपसे पूछने थोड़ी आएगा कि लिखा क्या, पढ़ के बताओ। तो मैंने मॉक के अंदर फील किया है कि स्टूडेंट्स ने इतना कैजुअल एटीट्यूड रखा हुआ है पेपर में कि डायग्राम और पैराग्राफ मिक्स किया है उसके साथ। सो ऐसा मत करें, पेपर को सीरियस लें और उसकी जो अटेम्प्ट है वो भी बड़ा सीरियसली करें। जब आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो आपके माइंड में एक बात होनी चाहिए, ये पेपर किसी ने पढ़ के मार्क करना है। ये मत देखें कि आपने लिख दिया है तो बस बात खत्म हो गई, मैंने जो लिखा है तो बस ठीक है भाई, मैंने लिखा है, पढ़ने वाले का मसला है, उसको समझ नहीं आ रही, then what I can do? No, you have to present and solve your paper in a way that examiner feel comfortable to read your paper and can easily understand कि आपने किस तरह से कौन से क्वेश्चन का आंसर किया। हर क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट किया जाता है, नो डाउट, इसके लिए तो दो राय कोई नहीं। ब्लैक इंक यूज की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेड पेंसिल पेपर में यूज नहीं की जाएगी। इवन टू ड्रॉ डायग्राम्स, उसके लिए कोई दो राय नहीं है, तो स्ट्रेट वे बात है। लेकिन ब्लैक इंक है, कुछ थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंट करने के लिए कुछ बच्चे पॉइंटर यूज करते हैं, दैट इज अलाउड। इनफैक्ट आप ब्लैक इंक यूज करें, उसका डिफरेंट लेवल ले लें, लेकिन ये मत करें कि आपको लगे कि आपने सारे गलत लिखा हुआ है और खूबसूरती आपने बहुत अच्छी रखी हुई है, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपने उसकी ब्यूटी ऑफ द पेपर पे कंज्यूम किया है। ये मत कीजिएगा, ब्यूटी का कोई मार्क्स नहीं होता। अब पेपर में आप जब आएंगे, पेपर के दौरान आपके पास 15 मिनट्स फॉर रीडिंग एंड
180 minutes for attempt. आपने 15 मिनट्स के अंदर सबसे पहला काम तो ये करना है कि आप लोगों ने लेफ्ट राइट पे देखना। तो पेपर में आप ये भी गलती करते हैं, जब आप अपने लेफ्ट और राइट पे देखते हैं आपको लगता है कि वो बहुत सारी शीट्स यूज कर रहा है, आप कहते हो यार इसने 15 मिनट में इतना एक क्वेश्चन भी कर लिया, मैं भी पेपर ही पढ़े जा रहा हूँ। पीछे से आवाज आती है एक्स्ट्रा शीट प्लीज, तो आप सुनते हो ये एक्स्ट्रा शीट मांग रहा है, उससे पूरी शीट कंप्लीट कर ली, मैंने भी ये भी नहीं किया। और सर अपना नेचुरल गेम खेले वहां बैठ के, मत लेफ्ट राइट पे बॉदर करें क्या हो रहा है। आपको जो आता है आप रिलैक्स होकर पहले 15 मिनट्स को मैनेज करें। इन 15 मिनट्स में आपने क्या करना है, इन 15 मिनट्स में आपने डिसाइड करना है कि पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाएगा, फिर कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाएगा, फिर थर्ड पे कौन सा क्वेश्चन होगा, फोर्थ पे कौन सा क्वेश्चन होगा। इसमें एक टेक्निक में आपको बताने लगा हूं जो आप लोगों ने यूज करनी, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा इसका। आप जब कोई क्वेश्चन देखते हैं तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं आता, तो टेंशन मत लें। सपोज आपको कोई इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि मुझे सही तौर पे अभी नहीं आता, लेकिन आप मत भूलें कि ये क्वेश्चन मेरा छूट गया, उसको सेकंड प्रायोरिटी में दें। लेकिन साथ ही देखिएगा लॉ ऑफ डिमांड का भी कोई क्वेश्चन होगा, लॉ ऑफ सप्लाई का भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, कहीं और भी डिमांड एंड सप्लाई की बात कहीं इक्विलिब्रियम के हवाले से भी हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त माइंड में ये रखेंगे कि मैंने एक क्वेश्चन डिमांड साइड का आया है वो मुझे याद नहीं आ रहा, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए रिलेटेड पॉइंट आपको याद आना शुरू हो जाते हैं। यही काम एमसीक्यूज में भी होता है। जब आप एमसीक्यूज को सॉल्व करें तो शुरू में करते हैं, एमसीक्यूज को शुरू में सॉल्व करते हैं, लेकिन सारे मत करें। जिन एमसीक्यूज पे आपको डाउट्स हैं आप उनको होल्ड करें, जो तो श्योर हैं डेफिनेट हैं आप उनको सॉल्व करें, जिन पे आपको डाउट्स हैं आप उनको होल्ड करें। होल्ड करने का बेनिफिट क्या होगा, जब आपको एक लाइक पब्लिक फाइनेंस का कोई एमसीक्यूज आपको आया, आपको लगा यार ये एमसीक्यू मुझे लगता है ये लेकिन कंफ्यूजन है, टैक्सेशन के अंदर से कोई एमसीक्यूज आया है प्रोग्रेसिव टैक्स का, तो आप कहते हैं सुना हुआ मैंने, आपको लगता है कि ये पॉइंट हाँ मुझे याद आ गया, ये तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कहीं पॉइंट था, लेकिन याद एक्यूरेट आपको जो ऑप्शन है क्लियरली वो नहीं याद आ रही, आप उसको होल्ड करें। जब उस पोर्शन पे जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे फॉरेन एक्सचेंज वाला, तो फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपके माइंड में वो एमसीक्यू जो कंफ्यूज्ड है वो आना शुरू हो जाएगा, फौरन आपको याद आएगा हाँ ये तो बिल्कुल मुझे याद है। टॉपिक क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त वो एमसीक्यू जो वीक था वो आपको याद आ जाएगा, 99% मैं आपको गारंटी करता हूँ आपको जरूर याद आ जाएगा वहां पे उसकी ऑप्शन, एब्सोल्यूट ना भी आए बट वो जो 4 में कंफ्यूजन थी वो कहीं 2 तक आ चुकी होगी कि हाँ यार बी और डी में मुझे लग रहा है कि बी और डी है, और उसके बाद मजीद थोड़ा सोचेंगे तो डी भी क्लियर हो जाएगा, बी है या डी। तो ये एमसीक्यूज सारे मत सॉल्व कर दें, जो कंफ्यूज्ड एमसीक्यूज हैं उन्हें आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन करते वक्त माइंड में आएंगे तो वहां कर लीजिए। यहाँ एक अहम बात जो मैं मॉक के चूंकि अंदर ऑब्जर्व किया है मैंने, तो मैं आपको बता देता हूँ। न्यूमेरिकल अगर कोई आ जाए तो न्यूमेरिकल के मार्क्स नो डाउट 100% होते हैं। तो 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल है तो 10 पूरे ही मिलेंगे आपको, लेकिन सर जब गलत होगा तो सारे गलत हो जाएगा फिर। तो न्यूमेरिकल सिर्फ वो बच्चे सॉल्व करेंगे जिन्हें 100% श्योरिटी है अपने न्यूमेरिकल की, who are actually clear about the numerical, श्योर है, डेड श्योर है कि ये वही न्यूमेरिकल जो मैंने सॉल्व किया था ये बिल्कुल वही है, आई कैन मैनेज इट, तो फिर वो न्यूमेरिकल करें। जिन्हें डाउट है कि यार ये मुझे फर्स्ट 2 पार्ट तो न्यूमेरिकल के आते हैं थर्ड मुझे नहीं आता, तो मत ऐसे न्यूमेरिकल को टच करें, वो आपको एक तो कैलकुलेशन में टाइम कंज्यूम करेगा, दूसरा जब वो आपका क्वेश्चन आपको डाउट में ले जाएगा तो आपको सारा क्रॉस करके उसकी जगह पे अपना दूसरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो मत कंफ्यूज न्यूमेरिकल को टच मत करें, जो श्योर क्वेश्चंस हैं आप उन्हीं को सॉल्व करें, न्यूमेरिकल वो करें जिसके डेड श्योर है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जाए तो बहुत अच्छा है, इसके श्योर क्वेश्चन मार्क्स भी आपको मिल जाते हैं।
जब पेपर आता है आपके सामने तो पेपर में दो पॉसिबल ऑप्शंस होती हैं। एक है कि आपको जो चॉइस वाले क्वेश्चन है वो नहीं आते, बाकी आपको जितने करना है उतने आते हैं। फिर तो आप तय कर लेते हैं ये दो मेरे क्वेश्चन वीक हैं, मैंने ये छोड़ने हैं। लेकिन जिन बच्चों को सारा पेपर आता होता है उन्हें ये बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि मैं कौन से दो क्वेश्चन जो हैं वो छोड़ने। एक तो ये गलती मत करें एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत करें। अच्छा वो टाइम अगर आपके पास है तो आप अपना पेपर रीड कर लें। पेपर बिफोर टाइम रिटर्न कभी भी नहीं करें, बिफोर टाइम पेपर रिटर्न नहीं करते कभी भी। वो आपका ड्यू टाइम है यार, आप क्यों बिफोर टाइम देखेंगे उसको? अगर आपको लगता है कि आपने वो कर लिया सॉल्व तो बिल्कुल करें, आप उसको रिवाइज करें, उसको रीड करें, उसको अच्छी तरह डायग्राम्स को प्रॉपरली देख लें, पॉइंट्स को एक बार अच्छे से देख लें। एमसीक्यूज को चूंकि आप लोगों ने कहीं शीट के ऊपर नहीं करना तो नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही होती, इसलिए अगर कहीं एमसीक्यूज के ऊपर डाउट था आपको तो आप उसको दोबारा से लिख सकते हैं कहीं। लेकिन मैं आपको ये एक बार बता दूं, ये मत क्या करें कि आपने ऑप्शन करनी थी बी तो आपको लगा नहीं ये तो ए करना, तो आप इसी को ही थोड़ा सा यू करते हैं जी ये मेरा ए ही है, मत ये करें। क्लियरली अगर आपने लिख दिया तो आप साइड पे उसको ए लिखना चाहते तो ए लिखें। आप कहते हैं यार सी लिखा को सॉरी इसको डी करना, तो डी तो बन ही जाएगा ना, थोड़ा सा ऐसे करके डी करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं आप? दोबारा से लिखते हैं डी। लेकिन ये अच्छी बात नहीं होती कि आप कटिंग कर करके एमसीक्यूज के आंसर लिख रहे हो। कोशिश यही करें कि जो श्योर आंसर है आप उसको फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अच्छे से सॉल्व कर दो। जब हम देखते हैं कि मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं तो फिर चूज करना, सिलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो उसके लिए एहतियात ये कर लें कि अगर तो आपको सारे क्वेश्चन आते हैं और कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल और डायग्राम वाला या टेबल वाला है, आप वो चूज कर लें। अगर आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं तो डायग्राम वाला क्वेश्चन, टेबल वाला जो क्वेश्चन है वो सिलेक्ट कर लें। थ्योरेटिकल अगर है, प्योर थ्योरेटिकल है, स्पेशली जो पेपर आपने अटेम्प्ट करना है स्पेशली वो वाला करना है जिसमें वो कहेगा लिस्ट आउट, पॉइंट आउट, हाईलाइट, राइट एनी 4, एनी 5, ड्रॉ डायग्राम, नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन, क्लोज। अच्छा पेपर में बेटा दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक क्लोज एंडेड और एक ओपन एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, अब पता ही नहीं है कितना लिखना है। एक्सप्लेन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आइडिया नहीं कितना लिखना है। एक्सप्लेन फिस्कल पॉलिसी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, पता ही नहीं कितना लिखना है, इसमें डायग्राम है नहीं है। इन्हें कहते हैं ओपन एंडेड टाइप क्वेश्चन। एक होता है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड के अंदर स्ट्रेट में लिखा होता है राइट एनी 4 पॉइंट्स, डिस्क्राइब एनी 5 पॉइंट्स, ड्रॉ डायग्राम, नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन, what are the main points of monetary policy, what are the main points of fiscal policy, what are the main tools or instruments of public policy, what are the main differences between public and private finance। इन्हें कहते हैं क्लोज एंडेड। स्ट्रेट वे 4, 5 उसने बता दिया 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट्स, ड्रॉ डायग्राम, नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन, इसे कहते हैं क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब क्या है कि आपको पता चल गया कि उसने कितना पॉइंट मांगे, कौन से मांगे, मैंने वो लिख दिए, उतने लिख दिए। ओपन एंडेड में प्रॉब्लम ये होता है कि आपको आइडिया, आप गेज नहीं कर पा रहे होते हैं कि उसने कितनी, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी, उसकी रिक्वायरमेंट है क्या, वो समझ आ जाती है। टू व्हाट एक्सटेंट टू बी एक्सप्लेन्ड, इट इज रादर आई मीन क्लोज एंडेड। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है बच्चे के लिए कि असेस कर ले कि लेंथ ऑफ द आंसर क्या रखनी है मैंने, लिमिट ऑफ द आंसर मैंने क्या रखनी है, उसके लिए इसको ओपन एंडेड कहते हैं। तो कोशिश करें अगर आपके पास चॉइस है और आप बड़ा कंफर्टेबल हैं कि मेरे पास 2 क्वेश्चन की चॉइस है, तो बेटा प्रेफरेंस दें उन क्वेश्चन को जो क्लोज एंडेड है। व्हाट इट पेपर में क्लोज एंडेड
क्वेश्चन को प्रेफरेंस है, प्रायोरिटीज है, वो आपको स्कोरिंग होते हैं। क्योंकि उसने कहा था 4 लिखे, आपने 4 लिख दिए, उसको मार्क्स देने पड़ेंगे उसके। लेकिन उसने कहा एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन के अंदर आपको आइडिया नहीं कितना लिखना था, तो फिर प्रॉब्लम आएगा। आप ज्यादा भी लिख सकते हैं और आप कम भी लिख सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन को सेकंड प्रायोरिटी दीजिए, क्लोज एंडेड को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। मैं वाइंड अप करने से पहले आप लोगों को 2 बातें कहने लगा हूं एज अ टीचर, जिसका ताल्लुक सिलेबस से नहीं है, जिसका ताल्लुक आपकी स्टडी से नहीं है, जिसका ताल्लुक एग्जाम से डायरेक्टली नहीं है, आई कैप से नहीं है, इकोनॉमिक्स से नहीं है। एक, आप नमाज जो है अपनी, वो नमाज वो जरूर पढ़ें, और पेपर के लिए दुआ मांगते वक्त बड़े यकीन से दुआ मांगे, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ी क्लैरिटी से, कैटेगोरिकली डिमांड उसकी दुआ अपने लिए, बड़ी क्लियर कैटेगोरिकली, समझते ना, स्ट्रेट अवे के दिस एंड दैट। मैं उसकी वर्डिंग तो नहीं यूज करूंगा, लेकिन उसके लिए प्योरली आप उस पर दुआ मांगे। मैंने पहले कह दिया था, इसका ताल्लुक आपके सिलेबस से नहीं है, इसका ताल्लुक आपके सब्जेक्ट से नहीं, इसका ताल्लुक आपकी प्योर किसी खास एग्जाम से नहीं, लेकिन इसका ताल्लुक आपकी कामयाबी और नाकामी से बहरहाल है। तो जब आपने सारा पढ़ लिया, मैंने बता भी दिया किस तरह पढ़ना है, रिवाइज कैसे करना है, थ्योरेटिकल पोर्शन को सेपरेट कर लें, ग्राफिकल को सेपरेट कर लें, सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड बेसिस पे करना है, एमसीक्यूज को पहले सॉल्व करना है, मिसिंग को छोड़ देना है, सिलेबस की डायग्राम के अंदर नीटनेस को ये करें, ये सारी बातें कर ली। पास्ट पेपर को सॉल्व करें, सिर्फ देखे नहीं कि आते हैं, स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें, लेकिन उसके बाद फिर ये है कि आप नमाज पढ़ें और एक कैटेगोरिकली दुआ इसके लिए मांगा करें। हम लोग आमतौर पर इसको भी मिसिंग करते हैं, ये फेथ की बात होती है, आपको इसको बॉदर करना है। और दूसरा, इसी तरह से आपने बड़ा हेल्पफुल रहना है दूसरों के लिए, दूसरों के लिए। एग्जाम के अंदर नहीं कह रहा हूं मैं, एग्जाम से पहले अगर कोई स्टूडेंट आपसे कोई नोट्स मांगता है तो नोट्स शेयर कर दें, कोई आपसे पॉइंट पूछता है तो उसको पॉइंट शेयर कर दें, कतई तौर पे बखील मत हो इसमें, दूसरों के लिए पेपर से पहले। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरा अपना 2 चैप्टर रहते हैं रिवाइज करने वाले और कोई आ गया मुझसे करने के लिए, तो आप उसको होल्ड कर लें, उसको टाइम बता दें कि यार इतने बजे बात कर लेंगे, मैं उसको फ्री होऊंगा, लेकिन हेल्पफुल रहें। देखिए, अगर आपको ये लगता है कि मैं उसकी हेल्प करूंगा और वो पास हो जाएगा, ये तो बड़ी नेगेटिव अप्रोच है। अगर मैं अपने नोट्स शेयर करूंगा तो वो टॉप कर लेगा, सर ऐसा थोड़ी होता है। नोट्स शेयर करने से लोग टॉप करने लगे तो फिर जिस टॉपर का तो कोई बहन भाई फेल ही नहीं होना चाहिए। किसी भी टॉपर के तो किसी सिबलिंग को सेकंड ग्रेड ही लेना चाहिए, वो तो टॉप ही करना चाहिए सबको। तो एक पॉजिटिव अप्रोच रखें। कोई आपसे नोट शेयर करना चाहता है तो आपसे शेयर कर दें, कोई आपसे पॉइंट पूछना चाहता है तो उसके लिए हेल्पफुल हो। पेपर से पहले पहले हर तरह की हेल्प जो होती है वो आप पर ड्यू होगी अगर आप किसी के काबिल हैं। तो ये चंद एक चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, जो बातें मैंने आपसे शेयर करनी थी। अब चूंकि क्वेश्चंस उस तरह से लाइव मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों के पास, स्टूडेंट्स के पास, हमने अपना डायरेक्ट नंबर शेयर किया हुआ है। व्हाट्सएप मत किया करें, व्हाट्सएप पे थोड़ा मुश्किल होता है। आप डायरेक्टली एक मैसेज करें अपना सेल नंबर पे, और सर आई वांट टू टॉक टू यू, सो ईदर आई विल अटेंड योर कॉल और आई विल कॉल यू बैक इन माय फ्री टाइम। God bless you all. Even then, if you have queries, if IT team is listening me carefully, so please let me know. So, what kind of the questions to be addressed during this session? If you have any question, please come to this room. IT team, if you have received some queries which must be addressed, IT team, if you can hear me, please come to the room. And if you have some special questions and queries which must be addressed, so I would like to give time to my students for their common questions.
जी प्लीज आप अपने जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, जो आपके कंसर्न इश्यूज हैं, आप उनको चैट बॉक्स में जस्ट कीप ऑन राइटिंग एंड आई एम श्योर दे विल कंपाइल योर क्यूरीज and they will let me know, then I will try to address one by one if they have received and compiled. Can you read please? Second question. Yes. यहाँ मेरे पास जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उसमें एक क्वेश्चन तो ये कि सर आई कैप ने 10 चैप्टर्स में सारा पेपर कवर किया हुआ है, तो बेटा देखें तो सही ना आप इस बात को भी, हर अटेम्प्ट में 15 के 15 चैप्टर्स एड्रेस तो नहीं होंगे ना. How it is possible then he is not actually bound to touch and cover all the chapters. Yes, he has to follow the scheme and distribution plan, especially grids given by ICAP. Obviously 10% basic concepts, 30% micro, 30% macro, and 20-25% remaining for the finance. But it is not mandatory and it is not actually binding for the ICAP कि वो आपके 15 chapters हर attempt में touch करें, cover करें. अगर 10 समझ रहे हैं तो इसका मतलब कभी 11-12 टच नहीं होगा, कभी 13-14 में से क्वेश्चन नहीं आया होगा, कभी चैप्टर 3 में से क्वेश्चन नहीं आए. मैंने 4 अटेम्प्ट्स देखी हुई जिसमें चैप्टर 3 में क्वेश्चन ही कोई नहीं है. इलास्टिसिटी का 4 इयर्स तक कोई क्वेश्चन टेस्ट नहीं हुआ. ये तो देखिए हम इसको बाउंड तो नहीं कर सकते कि भाई आप 15 के 15 कवर करें. 10 ही होंगे माइंड, मैं एग्री करता हूँ आपसे 10 होंगे, लेकिन हर मरतबा 10 डिफरेंट हो जाएंगे, तो फिर उसको आप कैसे गेज कर सकते हैं कि किस चैप्टर को इस दफा वो स्किप करेगा. तो प्लीज इस तरह की मोंडो टाइप रॉकेट साइंस ढूंढने की तलाश करने की कोशिश मत करें, आप डिस्टर्ब रहेंगे. आप अपना देखिएगा ना कि आपको कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो वीक हैं आपके, उनको आप सेकंड प्रायोरिटी पे रखें. मैं आपको ले जाता हूँ वर्स्ट, चले मैं इस क्वेश्चन को ले जाता हूँ किसी वर्स्ट सिनेरियो में. आपने चैप्टर नंबर 11, 12, 13 मिस किया, अब आप ये कहेंगे मैंने 5 चैप्टर ही छोड़ दिए थे, तो सर फिर आपने पढ़ा ही ना पूरा, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता. क्या है कि आपने वो 10 चैप्टर टच किए, वो 10 चैप्टर जिनमें 5 वो थे जो आपने छोड़े हुए, तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता ना. 5 आपने छोड़े, 5 आई कैप ने छोड़ दिए, तो फिर क्या हुआ? 5 चैप्टर ही आपको आते होंगे जो उसने पूछे, तो 5 चैप्टर कवर करने से पास तो नहीं हो सकते बेटा. 5 में से 50 मार्क्स का पेपर आता है. तो आप ये भी तो देखें कि मैंने कितने चैप्टर छोड़ने हैं. आपके पास ऑप्शन 2 चैप्टर्स की है, तो 12 चैप्टर अगर आप प्रिपेयर करते हैं, उनमें से 2 जो आपने छोड़े हैं, 2 आई कैप भी छोड़ देता है, तो भाई फिर भी आपकी चॉइस तो बचेगी कि नहीं बचेगी. तो चीजों को आपने मैनेज करते हुए ये जरूर देखना है कि क्या आप भी खुद अपने आप को डेंजर जोन में तो ले गए. 5 चैप्टर छोड़ने के बाद तो आप डेंजर जोन में गए ना बेटा. हाँ, अगर आपने 2 चैप्टर छोड़े हुए, आई कैप 8 चैप्टर में से भी पूछ ले सारा पेपर ही, वो आपके कहीं ना कहीं 8 फॉल कर जाएंगे. वर्स्ट उसने 10 चैप्टर में पूछा, 10 में से उसने 8 को चैप्टर वो वाले जो आपको आते हैं, 2 वो जो आपने छोड़े थे उसने टच कर दिए. यही वर्स्ट होगा ना. फिर इससे ज्यादा वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता कि 2 चैप्टर आपने छोड़े, वही आई कैप ने भी छोड़ दिए, और 8 जो 10 पूछे उसमें 2 वो भी आ गए जो आपने छोड़े हुए. तो सर फिर भी 8 तो आपके कवर्ड में से आ गए. 8 का 80% पेपर होगा, 80 में से 20% के पास चॉइस भी होगी, तो बेस्ट फिट तो 80% फिर आपका हो गया. तो मैं नहीं मानता हूं कि अगर आपने 2 चैप्टर छोड़े हुए, इवन 3 भी अगर आपके वीक है, खुदा ना खास्ता, माइक्रो के ना हो, मैक्रो की बात कर रहा हूँ, 3 भी वीक है, मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ आप आ जाइएगा पेपर लेके, अपना पास्ट पेपर कोई भी पेपर लेके आ जाएं. आप बताइए सर मैंने रैंडम 3 चैप्टर छोड़े हुए, आप पेपर निकालें रैंडम और मुझे बताएं मेरे पेपर अटेम्प्ट होता कि नहीं होता. 90% फिट होना चाहिए आपका. तो पास होने के लिए बेटा 100% पेपर फिट होना जरूरी तो नहीं है, 50% रिक्वायर्ड है. तो वीक पेपर तो वो होता है जिसका 50% वीक होता है. तो 50% वीक अगर आपका पेपर आप फेल हो रहे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आपको री अटेम्प्ट देनी चाहिए. ऐसा होता नहीं है. वो जो मैंने आपको शुरू में, अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं तो मैं आपके सामने ले जाता हूँ,
वो एक मैंने डिवीजन ये वाली की थी। इसको जरा करके देखिएगा प्रैक्टिस मेरे कहने पे। 3 चैप्टर छोड़ दें अपनी मर्जी के और ये वाली प्रैक्टिस आप करके जाइए, फिर इंशाल्लाह ताला आप रिजल्ट लेके आइएगा मेरे पास। देन आई विल मीट यू वेरी आफ्टर योर रिजल्ट। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से कि टाइम एलोकेशन, इधर वी शुड गो फॉर द 1.8 फॉर ईच क्वेश्चन ऑन एवरेज। नहीं, मैं समझता हूँ 1.5 पे आपको जाना चाहिए। 1.5 इसलिए किया जाता है बेटा, यूजुअली पेपर का जो फर्स्ट हाफ होता है स्टूडेंट उसमें बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर रहा होता है और उसको आइडिया नहीं होता टाइम 2.5 मिनट्स पर क्वेश्चन चल रहा होता है उसका, और बाद में वो जो अपना क्लॉक चेक करता है वो कहता है ओह माय गॉड ये क्या हुआ, मेरा तो टाइम बहुत शॉर्ट रह गया। जब आप 1.2 पे चलेंगे या 1.5 पे आप चलेंगे तो वो जो 0.3 आप बचा रहे हैं बेटा वो कंज्यूम हो चुका होगा, बचेगा नहीं आपसे वो क्योंकि आपके 3-4 क्वेश्चन इतने अच्छे आपको लगते हैं कि यार ये तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है करने में, बहुत अच्छा अटेम्प्ट दे रहा हूं मैं, उस पर टाइम यूजुअली ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। ये साइकोलॉजिकली होगा आपके साथ, इसलिए 1.5 के साथ चलिएगा, देन टाइम वुड बी मैनेजेबल इंशाल्लाह। जी एनी क्वेश्चन? Even then, if you have any question, no doubt we are available with you all ever till your paper, inshallah. Till your paper. Remember, huh? You can have my direct number. Just text किया करें, calls मत करें. Text करेंगे sir, I am from PAC 2021. Just ये message कीजिएगा. So either I will call you back or I will return your call. So before call, please make sure one text. वो मेरे पास आ जाएगा, जब भी मेरे पास फ्री टाइम होगा I will call you back, must इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप WhatsApp पे मैसेज करेंगे तो उसमें इतनी ज्यादा चैट होती है, सॉरी I can't manage that। और उसमें क्वेश्चन भी आप इतना लेंथी लिखते हैं वो पढ़ा नहीं जाता, तो कॉल करेंगे, कॉल पे आपका क्वेश्चन ज्यादा अच्छा एड्रेस होता है बेटा। तो इंशाल्लाह मेरे पास डेली 2-3 आवर्स में रखे हुए आजकल, जिसमें सिर्फ बच्चों की कॉल्स अटेंड कर रहा हूँ मैं या उनको कॉल बैक्स कर रहा हूँ। यू कैन कॉल मी 0300, आई कैन शेयर माय नंबर, 0300 490 SMS फर्स्ट प्लीज। कोई नेम कोई जेंडर मेंशन नहीं करना, सर आई एम फ्रॉम पैक 2021, दैट्स इट। आई विल कॉल यू बैक। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू पैक। From your side, from student side, I'm saying thank you to PAC to arranging such kind of fabulous session and very productive session for my dear students. Thank you very much. God bless you. Allah Taala आपको कामयाब करे. See me most after your result. Thank you. Thank you so much, sir. जी, God bless. Okay,